हेलो आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आप ट्रेंडिंग एजुकेशन चैनल में। तो आज जो सीरीज चला रहे थे हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, मैथ्स के स्पेशली उसी मैथ्स पे बात कर रहे थे हम। सबका पीवाईक्यू हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका शीट नंबर 2 है। जो हम शीट नंबर पहला सॉल्व किए हैं वो आपको मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने सबका सॉल्यूशन करा रखा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम करेंगे। ठीक है ना। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, आइए। ये क्वेश्चन है 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। ये आसान सा क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है, मतलब 4.036 में डिवाइड करना है किसका, 0.04 का। पहली बार डेसिमल को खत्म करने के लिए डेसिमल ऊपर वाली चीजों को नहीं देखते, हम नीचे वाली चीजों को देख के चलते हैं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इसको क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो नीचे वाला कंप्लीट मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये हो गया 40। अब 2 डेसिमल के बाद डेसिमल यहाँ पे आ गया 403.6। नीचे कितना हो गया, नीचे 4 हो गया। अब डेसिमल को खत्म करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, ऊपर भी 10 से तो नीचे भी 10 से। अब ये हो जाएगा आपका 4036 डिवाइडेड बाई कितना, 4। मुझे डिवाइड करना है तो 4 बन जाए 4। ठीक है। फिर 0 का 0 हो गया। फिर यहाँ पर 3 उठेगा, डेसिमल मतलब डिवाइड नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 31 होगा। 4 7 जा 30, 4 7 जा 28, 4 7 28। तो यहाँ से डेसिमल बढ़ाएंगे तब तो जाएगा 7 बार में। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कितनी बार में डिवाइड गया है, 4 9 36, 36 है ना, ये कम्प्लीटली 36 हो जाएगा ना, नहीं 100.9। कौन सा ऑप्शन में जा रहा है, 100.9 ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, इसका घनमूल आपको बताना है। घनमूल का मतलब कि हम 3 का पेयरिंग करते हैं। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। 3 का पेयर करते हैं। तो पहले इसको हम लिखते हैं, कितना है 0.0000216। आपको पता है ना ये किसका क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब होता है। तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, हम क्यूबिक इक्वेशन में डाल लेंगे। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, आसान भाषा करने के लिए इसको डेसिमल को हटा लेंगे। तो डेसिमल हटाने के लिए मुझे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब कि 6 जीरो नीचे लिख करके हम इन डेसिमल को खत्म कर सकते हैं। यानी 216 ऊपर लिखेंगे और 6 जीरो नीचे, 2 3 4 5 6। अब बताइए, ये जब 6 है इसका मतलब ये 10 का क्यूब बन रहा है, और ये किसका क्यूब बन रहा है, 6। यानी 6 बटा कितना हो जाएगा, 10 होगा। सॉरी 100 होगा ना, ये 100 होगा, 10 नहीं होगा, 100 होगा, क्योंकि दो दो जीरो का 2 जीरो 6 होगा। इसका मतलब कितना वैल्यू होगा, 0.06 इसका फाइनली आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में। आया समझ में, आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें। ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम होना चाहिए। पहली बात हम जानेंगे कि सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। सह अभाज्य का मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का मतलब जो किसी भी नंबर से नहीं कटता हो, केवल अपने नंबर से कटता हो। तो कोई भी दो ऐसी नंबर हो, उन दोनों नंबरों का जब हम एचसीएफ निकालें, मतलब उसका मौसोपो निकालें, तो उसका निकले 1। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणनफल हम 117 है और उनका एचसीएफ 2 है, उसका एचसीएफ 1 है। तो एक ही नंबर हमको दिख रहा है कि दो ही चीज दिख रही है, कौन कौन सा, एक 13 है और दूसरा 9 है। यदि इनका एलसीएम निकालने चलेंगे तो इसका एचसीएफ निकालने चलेंगे तो कितना होगा, 1 है। और 13 को हम 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 13 9 117 भी हो जा रहा है। और इन्हीं दो नंबर जब मिल गया, इन दोनों नंबर का एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम पूछा तो इसमें से कोई कॉमन नंबर नहीं, तो इनका मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब इसका फाइनली आंसर कितना होगा, 117 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, ध्यान दीजिएगा, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। ये बताइए, 5 संख्याओं का औसत क्या है, 27 है।
यदि हम टोटल संख्याओं का योग बताएं, 5 संख्याओं का योग, तो 27 गुणे 5 होगा ना, यानी 5 गुणे 27 होगा इनका योग। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 9 10 3 13, 135 होगा। उसमें से एक संख्या हटा दी गई, इसका मतलब अब संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। जिनका औसत कितना है 25, तो इनका योग कितना होगा, इनका भी योग निकालो, 25 चौक को 100 हो गया। तो ये बताओ, ये 135 से 100 हो रहा है, इसका मतलब संख्या निकाली कौन सी गई है, यानी 135 में से जब हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 35 आएगा, यानी 35 ही संख्या क्या हो गई है, निकाली गई है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये लग रहा है क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि 34 7 47 29 41 33 69 का मध्यिका बताना है आपको। क्या बताना है, मध्यिका। और आपको पता है मध्यिका दो होता है, एक सम के लिए क्या होता है और विषम के लिए हो, दोनों विषम के लिए क्या होता है। सम के लिए क्या होगा, यदि आपका पहले विषम देखते हैं। विषम क्या होगा, यदि मान लीजिए कोई विषम संख्या होगा, उसमें हम एक जोड़ देंगे और दो से डिवाइड करा देंगे, ये आपका विषम संख्या होगा, तो इसके लिए हम मध्यिका इतना निकाल सकते हैं। लेकिन सम संख्या के लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि जितना संख्या होगा, मान लीजिए 10 है तो n 10/2वां पद, ठीक है, अब प्लस n/2 + 1वां पद, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई 2, ये सम के लिए आएगा। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब सम संख्या है। इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 6 है। फिर काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 है n बराबर। तो पहले हम क्या करेंगे, n/2, इसका मतलब 6/2वां पद, ठीक है, अब प्लस 6/2वां प्लस 1वां पद, ठीक है, और नीचे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये होगा तीसरा पद, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौथा पद बटा 2। अब देखो तीसरा चौथा ऐसे नहीं निकालेंगे हम, इनको क्या करेंगे, पहले हम या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं हम, इसको किस क्रम में लिख दें, आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है इसमें, सबसे छोटा 33 है। उससे बड़ा क्या है, सॉरी सबसे छोटा 33 नहीं है, ये आपका सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 29 है ना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 29, देख लीजिए। तो पहला हमारा हो गया 29 हो गया। दूसरे नंबर पर क्या होगा, 29 के बाद कौन सा नंबर है, 30 नहीं है, 31 नहीं है, 32 है, 33 है, 33 हो गया। 33 के बाद क्या है, तो 34 है। 34 के बाद कौन सा है, 34 के बाद कौन सा है, तो 35 तो है नहीं। 36 कहीं दिख रहा है नहीं, 37 कहीं दिख रहा है नहीं। अब आ गया सीधे आपका 41 नंबर। 41 के बाद कौन सा है, 41 के बाद फिर आपका शायद 47 है, उसके बाद लास्ट में 69 है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए तीसरा और चौथा पद देख लिए कौन सा है, 1 2, तीसरा कौन सा है, 34, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 34। और चौथा कौन सा है, 41, 41 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 1 5 और 5 3 8 बटा कितना हो जाएगा 2। तो कितना होगा इसका आंसर, डिवाइड करेंगे तो 4 4 1 5 और 4 3 7 75 होगा ना ये। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आ गया होगा समझ में, ये फार्मूला आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर की एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है, कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ जाते हैं, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताना है। ये बताइए कि पहले हम छात्रों की संख्या मान लिए x है, छात्रों की संख्या कितनी है, x है, यही हमको बताना है। अब गलती से क्या हुई है, 63 दर्ज हो गया है, तो इसका मतलब कि गलती होने से कितने नंबर बढ़े हुए हैं, वृद्धि कितनी हुई है। गलती नंबर जो आपकी 63 के बजाय 83 हुए, इसका मतलब हमको इसमें 20 की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यदि मान लीजिए छात्र में कक्षा में छात्रों की संख्या x है और मान लीजिए औसत में वृद्धि कितनी हुई है, औसत में वृद्धि तो 1/2 हुई है, और यही बढ़ करके कितना हो गया है, तो सर 20 हो गया है। यही तो है, छात्रों की संख्या है और कक्षा में बढ़े हुए औसत संख्या है ये,
औसत अंक है, और बढ़ करके हमारा कितना है, तो जितने का डिफरेंस है 63 से 83 तक, तो ये 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 गुणे 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 40। इसका मतलब छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 40। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। ये आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि 1210 रुपए को ए बी सी के बीच में विभाजित करना है, जिसमें से ए बी का रेशियो दिया हुआ है और बी सी का रेशियो दिया है, तो सी का बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है ए रेशियो बी, ध्यान दीजिए ए रेशियो बी की वैल्यू, ए रेशियो बी कितना है, तो 5:4। दूसरा क्या दिया हुआ है कि बी रेशियो सी, इसका मतलब ये दिया हुआ है 9:10। ध्यान दीजिएगा, ध्यान, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। भाई 3 ही लोग हैं ना, तो यहाँ पर बी का रेशियो 4 है, यहाँ का बी का रेशियो 9 है। तो पहली बात, ए रेशियो बी रेशियो सी में हमको संबंध बताने हैं। तो ए की वैल्यू को हम एक ही है, 5 है, लेकिन बी को जब इन दोनों को बराबर करना होगा तो इनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36 होगा। तो यानी इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यही तो कराएंगे। तो जब इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों में कराएंगे ना, तो इसका मतलब 9 × 5 = 45 ये हो जाएगा, और 9 × 4 = 36 ये हो जाएगा। और जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 30 मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 चौको कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यही है आपका, यही है। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, 6 × 5 = 11, हासिल 1, 4 × 3 = 7, 4 = 11 और 1 = 12। इसका मतलब 121 हो रहा है इनका सम, और इस 121 को बोल रहा है 1210। इसका मतलब कि 10 गुने का बात कर रहा है, 10 गुना। तो सी की वैल्यू, सी का रेशियो कितना है, तो सी का रेशियो 40 है, तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे आसानी से। तो इसका मतलब सी को कितना मिलेगा, तो 400 रुपये मिलेगा। ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके घनों का आयतन पता है ना क्या होता है, घन का आयतन जो होता है ना, वो होता है भुजा का क्यूब। इसका मतलब कि साइड का क्यूब होता है। चलिए हम साइड को ए मान लेते हैं। इसका मतलब कि ए क्यूब होगा ना आपका, तो 2 घन दे रहा है। पहला घन दे रहा है मान लो V1, दूसरा दे रहा है मान लो V2। तो V1 के लिए हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, A2 क्यूब लिखेंगे। तो A1 क्यूब कितना है मेरा, तो 8 है, और ये कितना है, 27 है। सतह का क्षेत्रफल बताना था, मुझे ए की जरूरत पड़ेगी। ए यहाँ से कितना होगा, तो इसका हम क्यूबिक रूट निकालेंगे ना, इसका हम क्यूबिक रूट निकालेंगे। तो क्यूबिक रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये A1/A2 की वैल्यू हो गई। इसका मतलब कि साइड की वैल्यू तो आ गई है। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है सतह का क्षेत्रफल। तो सतह का क्षेत्रफल का मतलब नीचे, इसका मतलब 4a² होगा ना, कितना होगा, 4a²। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4a1 का स्क्वायर, और ये होगा 4a2 का स्क्वायर। 4 से 4 आपस में कट तो जाएंगे। अब यहाँ से दो, इसका कितना स्क्वायर, ए की वैल्यू A1 की वैल्यू कितनी है, 2, इसका मतलब ऊपर 4 होगा, नीचे कितना होगा, तो 9 होगा। इसका मतलब कितना हो गया, ये 4:9 इसके सतह का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, वैसे ए मतलब घन किसका किसका शेप होता है, तो स्क्वायर का शेप होता है, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपका 4/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि x बराबर -3, y बाय -3, तो 4px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है। कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट कर देना है, आंसर मिल जाएगा। कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये आपका इक्वेशन है 4px - 3y = 2। ये समीकरण, इसी का तो समाधान है, इसी का तो सॉल्यूशन है। जिसका मतलब x की वैल्यू तो यही रखेंगे। इसका मतलब 4 × p × -3, और ये माइनस, और ध्यान दी दोनों ही माइनस में है, एक ये प्लस में है वैल्यू, 3 आपका प्लस में है। ध्यान दीजिएगा, 3 आपका प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये +3 है।
ठीक है ना। -3 गुणा y की वैल्यू माइनस में है इज इक्वल टू 12। ये कितना हो जाएगा, ये 4 3 12 p होगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 3 है ना, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, ये 9 होगा। माइनस माइनस प्लस मिलकर प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 12 हो गया। ये हो गया 12p बराबर 12 में से 9 को माइनस करने कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, तो 3/12। तो 3/12 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, 1/4। कहीं देख लें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। सॉरी, यहाँ पे b की वैल्यू मैंने गलत पुट कर दिया है, ये b की वैल्यू आपकी -2 है। ठीक है ना, दोबारा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम, 1 मिनट। देख लें तो दोबारा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ना, ये y, ये आपका पहली बात प्लस है, मतलब यहाँ पे हम दोबारा काट के लिख दे रहे हैं। x की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 और y की वैल्यू है वो है -2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 4 गुणे सॉरी 4 गुणे p गुणा x की वैल्यू 3 है, ये है -3 और y की वैल्यू कितनी है -2 है, इज इक्वल टू 12। कितना हो जाएगा, ये 12p होगा और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 6 बराबर 12। इसका मतलब 12p बराबर 12 में से 6 जा 6 और p की वैल्यू कितनी आ गई 6/12। इसका मतलब 1/2 इसका फाइनली आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का 2 गुना है, परिधि का 2 गुना, जिसकी वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। तो आपको पता है ना वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ना, लिखते हैं यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और दूसरा वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है उसका क्षेत्रफल, इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी परिधि का 2 गुना। परिधि कितनी है 2πr मल्टीप्लाई इसके 2 गुने के बराबर है। पहले बात देखो, यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है, इस r को यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, इसका मतलब r बराबर कितना हो गया 4। फाइनली आंसर मिल गया, त्रिज्या कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 22 पे चलते हैं। 22 क्या कह रहा है कि 22 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ने में कितना समय लगेगा। आप ये बताइए, इसको कई 2 मेथड से आप कर सकते हैं, या तो आप फार्मूले मेथड से कर लें, या तो मैं जो बता रहा हूँ उस मेथड से देखें। ये कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 5%, मान लो कि उसमें समय आपका 1 साल रहा होगा, ठीक है ना, यानी 5 साल में 5% में 5% रहा होगा, वो 1 साल में रहा होगा। अब यदि हम 1% की बात करेंगे तो 1/5 होगा, लेकिन अब हमको 40% की बात करना चाहिए, 40% में कितना समय बढ़ेगा, तो 1/5 गुणे 40, इसको डायरेक्टली काट देंगे, इसका मतलब कितना आंसर आएगा, डायरेक्टली आप सी का आंसर कर सकते हैं, तुरंत का आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गुणनखंड निकालना, ये तो और आसान है। y का स्क्वायर -7y + 12। देखो इसमें क्या करते हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड। यदि आप लोग देखे होंगे बीच में क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को तोड़ देते हैं और तोड़ करके हम इसमें जो अब देखते हैं इसका बीच वाले नंबर को कैसे तोड़ते हैं, देखिएगा। जैसे y स्क्वायर -7y है, ठीक है, y स्क्वायर -7y + 12 है। क्या करते हैं, इस 12 को यहाँ पे आपका कितना है
इसका फैक्टर 1 है, यानी 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 12। इसका मतलब इस नंबर को कैसे तोड़ेंगे कि या तो जोड़ दें और घटा दें तो 7 आए, और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना है 12 है। तो मेरे ख्याल से कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, 4 और 3 ही तो दिख रहा है। इसका मतलब -7 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। बाहर y लिख दीजिए, 12 + 12 हो गया। y का स्क्वायर -4y, और ये कितना हो गया -3y + 12। इसमें से क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, y -4 हो गया, और माइनस इसमें से क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, ये हो गया y -4 हो गया। कॉमन क्या मिल रहा है, y -4 कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे क्या बचा y, और यहाँ पे क्या बचा 3, y -4 और y -3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कहीं दिया हुआ है y -4 और y -3, इसका आंसर कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। और क्या, इसका ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बीपीएससी टीआरई जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें 5 ऑप्शन दे रहे हैं। अब उस 5 ऑप्शन में आपको कंफ्यूज, अब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिनका ऑप्शन नंबर ई है, तो हम सबको समझ में आता है कि क्वेश्चन हम गलत सॉल्व कर रहे हैं, जिससे टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो आप एक बार ईमानदारी से क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन मेरा गलत है कि सही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे बढ़िया लगा, देखते हैं इसमें। ये कह रहा है कि अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। इसमें इन्होंने एक चीज इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा है कि ये कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है कि की जा सकती है। चलिए हम मान के चलते हैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, सारे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है मामला। तो करते क्या है, आपका क्वेश्चन आपके आपके जो अंक दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3 और ये है 4, इनसे बिना दोहराव के 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ये बताओ। अब हम यदि नंबर टोटल नंबर ऐड करेंगे तो टोटल नंबर तो 5 है, लेकिन ये बताओ कोई भी संख्या बनाने के लिए क्या हम पहले 0 से शुरू करेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इस 0 को कट कर देंगे, कट करेंगे तो यानी हमारी संख्या 4 बची, यानी हम पहला 4 से मतलब पहला 4 होगा, 4 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। दूसरी बात, मैंने अब तो 1 को ले लिया, अब तो 0 बीच में आ सकता है ना, लेकिन 0 बीच में आ जाएगा तो एक संख्या तो मैंने ऑलरेडी इसमें से कोई ले लिया ना। चलिए मान लीजिए मैंने 4 से स्टार्ट किया तो एक नंबर ले लिया, इसका मतलब अब तो फिर अभी भी मेरा 4 बचा, फिर दोबारा 4 हुआ, देखते जाइएगा 4 फिर 4। ठीक है, दोबारा फिर यह बात करेंगे कि आपका 3, 1, अब 2 हो गया, अब फिर मान लो एक और नंबर कट गया, अब कितना बचा, तो 3 बचा, अब फिर 2 काट दीजिए, फिर आपका 2 नंबर बचा। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 × 4 × 3 × 2, ठीक है ना। तो 4 चौको 16 और 16 ते 48, 48 दूना 96 इसका कंप्लीट आंसर होगा। 96 इसका कंप्लीट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें भी ई इसका आंसर है। ठीक है ना, वरना आप परम्यूटेशन मेथड से एनपीआर से लगा सकते हैं, आप एनपीआर से निकाल सकते हैं। तो एनपीआर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या कि 5PR, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, और 5P4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि 5P4 - 4P3, इसको आप लिख सकते हैं। और एनपीआर का फार्मूला सबको पता है क्या होता है, फैक्टोरियल n/n-1, ये आपका क्या होता है, एनपीआर का फार्मूला होता है। इसमें रख सकते हैं तो भी आंसर आपका 96 ही आएगा। वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब भुजा की जगह पे ए दिया हुआ है, इसका मतलब पहला तो सही है। दूसरा क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल कोई भी त्रिभुज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी त्रिभुज नहीं दिया तो इसको हेरोन्स फार्मूला निकालते हैं। या तो मान लो समबाहु त्रिभुज दे दिया तो यहाँ पे ये दे दिया, यदि इसको दे दिया समकोण त्रिभुज तो 1/2 गुना बेस इंटू हाइट होता है। लेकिन यहाँ पर दे रहा है √में 3/2 इंटू भुजा, क्योंकि आपको पता है ये भी फार्मूला होता है, लेकिन ये निकालने के लिए फार्मूला किसका होता है, ये हाइट निकालने का फार्मूला होता है। किसमें, तो ये तो आपका कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ उसकी हाइट निकालना है तो √में 3/2 इंटू भुजा होता है, इसके हाइट निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल यानी यही आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, ये भी सही है, आपका ये भी सही है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर
26 पे चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन और होगा। कह रहा है कि अब क्वेश्चन में कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है और उस पर 20% और 30% और 40% की कमी छूट दी जाती है तो वस्तु की कीमत कितना होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारा वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है, पहली बार हमको 20% का छूट दिया, जिसका मतलब वो वस्तु कितने में मिलेगी, 100 पे। फिर दूसरे पर 30% की छूट दी, इसका मतलब वस्तु कितने बिकेगी, 70 पे। तीसरे पे 40% की छूट दी, इसका मतलब अब वस्तु की कीमत कितनी हो गई, 60% पे। चलिए अब इनको क्या कर लेते हैं, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा लो और इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को उड़ा लो और इन 1 जीरो से इनको उड़ा लो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब आ जाइए, 9 अठे 72 गुणे 7 तरीके 21/5, ये आपका कंप्लीट। इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कर सकते हैं आप, इसमें नहीं कर सकते हैं, चलिए इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई कराइए, इसमें देखिए कितना होता है। तो ये देखिए 21 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 42 के 2 हासिल 4 और 21 सत्ते कितना होगा, 21 सत्ते 7 एकन्ने 7, 7 दूने 14, 147 और 4 इधर बचा था, तो इसका मतलब 4 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये, 7 4 11, 151, ये हो गया 151, यानी 1512/5। चलिए डिवाइड कराइए, 5 तिहाई 15, ठीक है ना, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, एक इसमें कोई फिर डिवाइड जाएगा आपका 0, फिर 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, फिर 5 चौको 20, इसका मतलब 302.4, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट हुए हैं, इसमें ये 300 ना होकर के हो सकता है कि ये 302.4 होगा, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका मतलब कंप्लीट आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि एक वृत्ताकार पथ के 7 चक्कर पूरे लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बतानी है। ये बताइए, जब चारों तरफ घूमेगा तो सरकमफेरेंस पे घूमेगा ना, इसका मतलब घूमेगा तो 2πr पे घूमेगा, यही तो होगा, 2πr ही तो होगा ना, इस पे 2πr पे घूमेगा, 7 चक्कर लगा रहा है और 2200 इस वृत्ताकार पथ पे चारों तरफ घुमाएगा तो किस पे घूम रहा है ये, तो इसके सरकमफेरेंस पे ही तो घूम रहा है। और वृत्त के सरकमफेरेंस का मतलब होता है परिधि, और परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और 2πr का मतलब कितना हो गया, 2πr, और कितने चक्कर घुमा है तो 7 चक्कर घुमा, और कितना है तो 2200 मीटर है, यही है। अब क्या करेंगे, इसको इससे काट लीजिए आराम से, 2 को इससे काटेंगे तो 1100 होगा, ठीक है। अब देखिए जब काटेंगे आप तो आपका 2πr इसका 1100 हो गया। अब यहाँ मुझे r की ही वैल्यू बतानी है, तो इसका मतलब यहाँ पे 22/7 गुणे r गुणे 7/1100 होगा। इस 7 को 7 से काट लीजिए, 22 को इससे काट लीजिए, 22 × 5 = 110, 50, इसका मतलब r की वैल्यू कितनी हो गई, 50 मीटर। फाइनली आंसर आ गया। देखिए कोई भी चक्कर लगाएंगे ना तो इसके सरकमफेरेंस परिधि पे लगाएंगे, और जितना चक्कर लगाएंगे उसको उतने से मल्टीप्लाई कराएंगे परिधि में, और वही जो चली गई डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस आपकी परिधि पर चली गई होती है, जो 2πr होता है, जो हमारा 2200 दिया था। यहाँ से मैंने वैल्यू रख करके r की वैल्यू बता दी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 आइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर है, उसके आधार का व्यास, चलिए ये देखिए ये आपका है, ये आपका बेलनाकार है, बेलनाकार टैंक है, ठीक है, जिसकी धारिता 1848 दी हुई है, और ये मान लीजिए इसकी रेडियस है, ये मान लीजिए इसकी हाइट है, ये h है, ये मान लीजिए r है। कर आधार का व्यास, आधार का व्यास 14 होगा तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, यदि हमारा d 7 है आपका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये 7 होगा, ठीक है 7 है ना। और ये बताओ जब धारिता इतना है, इसका मतलब कि इसमें पूरे पानी की क्षमता पूछ रहा है। अब पानी की क्षमता मतलब इसका मतलब आयतन की बात कर रहा है ये, इसका मतलब हमारा πr² h की बात कर रहा है, यानी ये πr² h की वैल्यू 1848 दी हुई है, इसका आयतन दिया हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, गहराई का मतलब उसमें कितना पानी आएगा पूरा, तो पूरा पानी आना मतलब उसका आयतन, आयतन दिया हुआ है। और आयतन की वैल्यू, आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलनाकार आयतन
कोई भी बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही तो होता है। अब इसमें पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू हमारा 22/7 होता है, 22/7, और आर की वैल्यू आपको पता ही है 7 × 7। पानी की टंकी गहराई, गहराई का मतलब उसकी हाइट पूछना है, यही तो गहराई है, इसकी हाइट पूछ रहा है, तो गुणे हाइट का मतलब कितना हो जाएगा एच, और ये हो जाएगा 1848। बस कैलकुलेशन करके निकाल देना है। क्या देखिए 12 से कट रहा है, 22 से कट रहा है, तो 22×3 = 66, 22×4 = 88। 1 मिनट 22 से काट के देख लेते हैं 22 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये 11 से देख लीजिए नॉर्मल कट, ये 7 से 7 काट दीजिए पहले, 7 से देखिए कट रहा है, 7×2 = 14, 4 7 6 42, हाँ 7 से कट जाएगा, 7×2 = 14, 4 4 7 6 42, ठीक है, 2 और 8 7 चौको 28। देखिए 22 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 22 से करना 22, ठीक है ना, और यहाँ से कितना हुआ 22, 4 बचा ना, 4 4 44, 22×9 = 44। इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई, जो इसकी क्या हो गई, इस टैंक की गहराई, इसका मतलब उसकी हाइट हो गई ऊपर से लेकर नीचे तक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान था। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया है, तो नए वेतन को कितने % घटा दीजिए कि पुराने वेतन पर कोई भी प्रभाव न पड़े। आपको एक पता है, एक फार्मूला होता है आर अपान, आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ा होगा, R/100 ± R इंटू क्या होता है 100 होता है। इसी पे लगाते हैं, यदि कोई भी वेतन में, कोई भी घर के खर्च में कोई भी परिवर्तन न हो और इतना चीजें बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो उसके लिए फार्मूला यही आता है। वही बात सेम ही है, अधिकारी का वेतन 25% बढ़ रहा है, तो 25% ऊपर लिख देंगे, और बढ़ रहा है इसका मतलब 125 हम नीचे लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 25 25 125, 5 से कर दीजिए 20, इसका मतलब किस कंप्लीट कितना होगा 20%। कितना घटाना पड़ेगा 20%। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। मैं आपको पूरा जो भी आया हुआ क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 में ना, वो उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपका। कंप्लीट एक एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा जो भी, और आसान मेथड से कराऊंगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो पे आप लोग बने रहें, प्यार देते रहें। वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करते रहें, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। यदि क्वेश्चन नंबर है कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है और उस संख्या का 62% कितना होगा। मान लो संख्या है x, इसका 8वां भाग दे रहा है, इसका मतलब 1/8 = 30 दिया हुआ है। इसका मतलब वो संख्या कितना हो जाएगा 240 होगा, 30 × 8 240 हो गया, 3/24, यानी वो संख्या 240 हो गया। अब इसी 240 का क्या पूछ रहा है, 62% पूछ रहा है। बस कैलकुलेशन आपसे कराने के लिए सोच रहा है ये। इस 0 को इससे काट लीजिए, 24 को इससे मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 24 दूना कितना होगा 48, हासिल 4 होगा, ऑप्शन हासिल 4 होगा। 4 होने के बाद से 24 छक्कों कितना होता है, 24 छक्के कितना होगा 144 होगा, 144 में 4 148 होगा। नीचे 10 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब 148.8 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बस आपको बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने के लिए सोच रहा था। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। जो मैंने को 30 क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं आपको, लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर ही होंगे मेरे ख्याल से। उन सभी क्वेश्चन का हम लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हैं। उसमें कुछ रीजनिंग के भी पार्ट हैं, बट हम केवल मैथ्स करने वाले हैं। तो इसमें आप कंप्लीट आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। देखिए लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम भी वीडियो को अच्छे से और अच्छे से अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएंगे, और अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन का आपके सामने करा सके। और भी आपको एससीईआरटी हिस्ट्री की सॉल्यूशन पड़े हुए हैं मेरे, उसके नोट्स पड़े हुए हैं, नोट्स का मैंने पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिर जब मैथ्स हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर ज्योग्राफी आपके सामने लेके आएंगे, जो पीवाईक्यू है। केवल पीवाईक्यू आप देखते रहिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाले, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन बन जाएंगे। वही सेम बात मैथ्स में भी है, मैथ्स के पीवाईक्यू करिए। और मैथ्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपका प्लेटफार्मा का जो 2400+ सीरीज वाली आई है ना, उस 2400+ सीरीज वाली को खरीद लीजिए, उनसे प्रैक्टिस करिए। करने के बाद से अमरजीत सर प्रैक्टिस कराते हैं प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार पे, वहाँ से आप प्रैक्टिस जरूर करें। 40 क्वेश्चन उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस करना, मतलब प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब इसको जरूर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।